ज्यादा लोगों को अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने क्वाइटली एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव कर दिया है जो सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस को भी रीडिफाइन कर सकता है। जो नेगोशिएशंस 15 साल से ज्यादा टाइम तक रिपीटेडली फेल होती रहीं, डेड हो जाती रहीं और फाइल्स के अंदर बंद होती रहीं, उनको अब फास्ट ट्रैक मोड में रिवाइव कर दिया गया है, हाईएस्ट पॉलिटिकल प्रायोरिटी के साथ। ये कोई रूटीन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये कोई लिमिटेड स्कोप इकोनॉमिक डील भी नहीं है। ये एक मल्टी लेयर्ड हाई स्टेक्स सिस्टम शेपिंग एग्रीमेंट है, जिसमें ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिजिटल रूल्स, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, सप्लाई चेन्स और लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट सब कुछ एक साथ नेगोशिएट हो रहा है। इसी स्केल और एम्बिशन की वजह से ईयू और इंडिया के सीनियर ऑफिशियल्स इस डील को खुद बोल रहे हैं द मदर ऑफ ऑल डील्स। और सबसे स्ट्राइकिंग बात यह है कि जो डील एक टाइम पर टू कॉम्प्लेक्स टू एवर सक्सीड मानी जा रही थी, आज उस पर प्राइम मिनिस्टीरियल और प्रेसिडेंशियल लेवल का डायरेक्ट पुश है। नेगोशिएशंस को मंथ्स में रैप अप करने का प्रेशर है, जो नॉर्मली ऐसे डील्स में डेकेड्स ले लेता है। ये अर्जेंसी एक्सीडेंटल नहीं है, ये अर्जेंसी ग्लोबल सिस्टम के स्ट्रेस का रिजल्ट है। अगर हम थोड़ा जूम आउट करके देखें तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिलकर ग्लोबल जीडीपी का लगभग 25% कंट्रोल करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड का मैसिव हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं और ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। यूरोपियन यूनियन यूनाइटेड स्टेट्स के बाद इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया यूरोप के लिए चाइना के बाद सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी माना जा रहा है। डिस्पाइट दिस नेचुरल इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंटैरिटी, ये पार्टनरशिप पहले कोलैप्स हो चुकी है और सिर्फ एक बार नहीं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2007 में, जब इंडिया और ईयू ने ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA लॉन्च किया। उस वक्त नैरेटिव ये था कि इंडिया ग्लोबलाइजेशन के नेक्स्ट फेज में एंटर कर रहा है और यूरोप इंडिया को एक फ्यूचर इकोनॉमिक पिलर के रूप में देख रहा है। एम्बिशन बहुत हाई थी, एक्सपेक्टेशंस और भी हाई थी, लेकिन जैसे जैसे नेगोशिएशंस डिटेल लेवल पर आई, क्रैक्स सरफेस होने लगे। बाय 2013 टॉक्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली डीरेल हो चुकी थी। इंडिया ने यूरोपियन ऑटोमोबाइल्स, स्पेशली लग्जरी और हाई इंजन व्हीकल्स पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज कम करने से इनकार कर दिया। इंडिया का आर्ग्यूमेंट सिंपल था, अगर टैरिफ्स शार्पली कट किए गए तो डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री जो मिलियंस को एम्प्लॉय करती है, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ईयू ने वाइन्स, स्पिरिट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी अग्रेसिव मार्केट एक्सेस डिमांड की। इंडिया के लिए यह पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सेंसिटिव सेक्टर था। फिर आया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इशू। ईयू स्ट्रॉन्गर पेटेंट प्रोटेक्शन चाहता था, स्पेशली फार्मास्यूटिकल्स और टेक्नोलॉजी के एरिया में। इंडिया का कंसर्न था कि अगर ईयू स्टाइल IPR रूल्स अप्लाई हुए तो जेनेरिक मेडिसिन का इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है, जो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के डेवलपिंग कंट्रीज के लिए लाइफ सेविंग है। इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ने सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड बना दी। ईयू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट चाहता था। इंडिया अपनी रेगुलेटरी सॉवरेनिटी और पॉलिसी स्पेस प्रोटेक्ट करना चाहता था। और सर्विसेज, जहां इंडिया वर्ल्ड लीडर है, वहां इंडिया को मीनिंगफुल एक्सेस नहीं मिल पाया। यूरोपियन इमिग्रेशन पॉलिटिक्स ने मोबिलिटी पर हार्ड लिमिट्स लगा दी। रिजल्ट ये हुआ कि 2013 के बाद टॉक्स साइलेंटली फ्रीज कर दी गई। ऑलमोस्ट एक पूरा डेकेड ये डील सिर्फ पॉलिसी पेपर्स, कॉन्फ्रेंसेस और एकेडमिक डिबेट्स का टॉपिक बनकर रह गई। तो सवाल यह है कि अब सडनली क्या बदल गया? इसका जवाब एक वर्ड में नहीं आता। इसका जवाब आता है ग्लोबल सिस्टम के ब्रेकडाउन से। सबसे पहला और सबसे डिसाइसिव फैक्टर, चाइना। यूरोप में डेकेड्स तक चाइना को मैन्युफैक्चरिंग इंजन और ग्रोथ पार्टनर के रूप में देखा। चीप लेबर, मैसिव स्केल और एक्सपोर्ट एफिशिएंसी, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे पिक्चर बदल गया। ट्रेड कोअर्जन, पॉलिटिकल प्रेशर, टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शंस और सडन एक्सपोर्ट बैन्स ने ईयू को यह समझा दिया कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस बिना पॉलिटिकल ट्रस्ट के स्ट्रेटेजिक रिस्क बन जाती है। यूरोप को रियलाइज हुआ कि सप्लाई चेन्स सिर्फ कॉस्ट का इशू नहीं होती, वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी होती है। दूसरा मेजर शॉक, कोविड-19 पैंडेमिक। पैंडेमिक ने दुनिया को दिखा दिया कि एक रीजन पर ओवर डिपेंडेंस का क्या मतलब होता है। मेडिसिन, PPE किट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ डिसरप्ट हो गया। तीसरा शॉक, यूक्रेन वॉर। एनर्जी प्राइसेस एक्सप्लोड हो गई, इन्फ्लेशन स्काईरॉकेट हो गया, यूरोप की इंडस्ट्रियल कंपेटिटिवनेस हिट हो गई। यूरोप को ये क्लियर हो गया कि डाइवर्सिफिकेशन अब ऑप्शन नहीं, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। और फिर आता है इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन। आज का इंडिया 2007 के इंडिया से फंडामेंटली डिफरेंट है। आज इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ऑल्टरनेटिव के रूप में एक्टिवली पोजीशन हो रहा है, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज का ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्लोबल बेंचमार्क सेट कर रहा है, डिफेंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी में सीरियस कैपेबिलिटीज बिल्ड कर चुका है। इसीलिए जब 2022 में नेगोशिएशंस ऑफिशियली रीस्टार्ट हुई तो टोन, कॉन्फिडेंस और लेवरेज सब कुछ अलग था। अब इस बार इंडिया रूल टेकर नहीं था,
इस बार इंडिया टेबल पर इक्वल प्लेयर के रूप में बैठा था। इस डील के पीछे का प्रेशर सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं आ रहा है। इंडिया की साइड से इनिशिएटिव डायरेक्टली टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप से आ रहा है। विजन क्रिस्टल क्लियर है, इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स और सर्विसेज का एंकर बनाना। इंडियन आईटी कंपनीज यूरोप को हाई वैल्यू, रेगुलेशन हैवी लेकिन स्टेबल मार्केट के रूप में देखती हैं। फार्मा सेक्टर के लिए यूरोप क्रेडिबिलिटी और स्केल का कॉम्बिनेशन है। टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स और एमएसएमईज के लिए यूरोप लॉन्ग टर्म डिमांड सिक्योरिटी का सोर्स है। यूरोप की साइड से जर्मनी, फ्रांस, इटली, नेदरलैंड्स और नॉर्डिक कंट्रीज डील को अग्रेसिवली सपोर्ट कर रहे हैं। यूरोपियन कंपनीज इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड, कंजप्शन ग्रोथ और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लॉन्ग टर्म हेज के रूप में देख रही हैं। लेकिन ट्रेड एग्रीमेंट्स कभी सिर्फ इकोनॉमिक्स का गेम नहीं होते। इस डील के पीछे पावर पॉलिटिक्स चल रही है। यूरोप के लिए ये डील एक स्ट्रेटेजिक हेज है, चाइना रिस्क को मैनेज करने का। इंडिया के लिए ये डील एक पोजिशनिंग टूल है, फ्यूचर मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपनी प्लेस फिक्स करने का। नेगोशिएशंस का सबसे कॉम्प्लेक्स फेज अभी भी चल रहा है। ट्रेड इन गुड्स सबसे ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। ईयू चाहता है कि इंडिया ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लग्जरी गुड्स, केमिकल्स, मशीनरी और हाई एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट टैरिफ्स शार्पली रिड्यूस करें। इंडिया का कंसर्न है कि सडन एक्सपोजर से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो सकती हैं। इंडिया चाहता है कि ईयू मार्केट टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, प्रोसेस्ड फूड, लेदर गुड्स और एमएसएमईज के लिए जेन्युइनली ओपन हो। लेकिन ईयू की स्ट्रिक्ट क्वालिटी, सेफ्टी, लेबर और एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स यहां मेजर नॉन टैरिफ बैरियर्स क्रिएट करते हैं। ट्रेड इन सर्विसेज इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड है। इंडिया आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, फिनटेक एक्सपर्ट्स और डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए यूरोप में प्रेडिक्टेबल और स्मूदर मोबिलिटी चाहता है। ईयू इमिग्रेशन पॉलिटिक्स और लेबर मार्केट सेंसिटिविटी की वजह से कॉशियस है। इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एक और फ्लैश पॉइंट है। यूरोपियन इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबिलिटी और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन चाहते हैं। इंडिया अपनी पब्लिक पॉलिसी डिसीजंस इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स के थ्रू चैलेंज ना हो ये चाहता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अभी भी सबसे सेंसिटिव इशू बना हुआ है। ईयू इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी है, इसलिए स्ट्रॉन्ग पेटेंट्स उसके लिए नॉन नेगोशिएबल है। इंडिया पब्लिक हेल्थ और अफोर्डेबल एक्सेस को प्रोटेक्ट करना चाहता है। इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी भी अब कोर नेगोशिएशन आइटम बन चुका है। ईयू कार्बन बॉर्डर टैक्सेस, क्लाइमेट लिंक्ड ट्रेड रूल्स और सस्टेनेबिलिटी कंप्लायंस पुश कर रहा है। इंडिया का आर्ग्यूमेंट है कि हिस्टोरिकल एमिशंस और डेवलपमेंट गैप को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडिया के कंसर्न्स लेयर्ड और लॉन्ग टर्म है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सडन कंपटीशन से डिस्टेबलाइजेशन का रिस्क है। हेल्थ केयर अफोर्डेबिलिटी पर प्रेशर आ सकता है। इन्वायरमेंटल कंप्लायंस से कॉस्ट स्ट्रक्चर्स चेंज हो सकते हैं और एसिमेट्रिकल कमिटमेंट्स स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर सकती हैं। ईयू के कंसर्न्स भी इक्वली डीप है। उनको गारंटीड मार्केट एक्सेस चाहिए, रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी और लीगल सर्टेनिटी चाहिए, स्ट्रॉन्ग आईपीआर एनफोर्समेंट चाहिए और क्लाइमेट कमिटमेंट्स का एक्चुअल एग्जीक्यूशन चाहिए। इसीलिए नेगोशिएटर्स खुद मानते हैं कि ये डील टेक्निकली एग्जॉस्टिंग, लीगली कॉम्प्लेक्स और पॉलिटिकली अनअवॉइडेबल है। अगर ये अग्रीमेंट स्मार्टली नेगोशिएट और फेज वाइज इंप्लीमेंट होता है तो इंडिया के लिए इसका इम्पैक्ट ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकता है। एक्सपोर्ट्स टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक एक्सपैंड हो सकते हैं। हाई क्वालिटी एफडीआई मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, ईवीज और सेमीकंडक्टर्स में आ सकता है। इंडिया ग्लोबल वैल्यू चेन्स का परमानेंट ट्रस्टेड एंकर बन सकता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्केल अनप्रेसिडेंटेड हो सकता है। जियोपॉलिटिकल लेवल पर इसका सिग्नल और भी ज्यादा पावरफुल होगा। ग्लोबल सप्लाई चेन्स सिंगल कंट्री डिपेंडेंट नहीं रहेंगी। इंडिया एक रिलायबल रूल्स बेस्ड ऑल्टरनेटिव के रूप में एस्टैब्लिश होगा। यूरोप को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिलेगी और ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर और ज्यादा मल्टीपोलर हो जाएगा। चैलेंजेस फिर भी खत्म नहीं होंगे। इंप्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्स होगी, डोमेस्टिक पॉलिटिकल रेजिस्टेंस इनएविटेबल होगी, लीगल डिस्प्यूट्स ऑलमोस्ट सर्टेन है। ग्लोबल स्लो डाउन मोमेंटम को स्लो कर सकता है। लेकिन एक बात अब बिल्कुल क्लियर है, इस बार डील से पीछे हटना कॉम्प्रोमाइज करने से ज्यादा महंगा पड़ेगा। इसीलिए इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेड का अग्रीमेंट नहीं है, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर का सेंटर कौन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बार इंडिया नेगोशिएशन टेबल पर प्रेशर के साथ नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस, लेवरेज और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी के साथ बैठा है।